नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत गुशियांग के बचपन के एक सीन से होती है, जहां की इसी हॉस्पिटल में गुशियांग एज अ पेशेंट एडमिट था कि तभी वहां पर एम्बुलेंस एक लड़की को लेकर आती है जिसका कि शायद एक्सीडेंट हो गया था। और यहाँ हम उस लड़की की आत्मा भी देखते हैं जो कि अपनी बॉडी के पीछे पीछे जा रही थी, पर उसकी बॉडी को अंदर ले जाते समय उसके पैर से निकलकर उसकी सैंडल बाहर ही गिर जाती है, जिसे कि वो आत्मा उठाने की कोशिश करने लगती है। पर बाकी घोस्ट की तरह वो भी उसे नहीं पकड़ पा रही थी, तो अपनी इस हालत पर वो बुरी तरह रोने लगती है। और गुशियांग जो कि अपनी मदर के साथ फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आया था, सरप्राइजिंगली वो उस आत्मा को देख पा रहा था। वैसे गुशियांग ये सब देख थोड़ा हैरान और सहमा हुआ था, लेकिन फिर वो उठकर उस आत्मा के पास आता है और उसका सैंडल उठाकर उसे देने लगता है। तो ये देख वो घोस्ट भी हैरान होती है कि वो उसे देख सकता है। तो इससे यहाँ हमें ये पता चलता है कि गुशियांग बचपन से ही आत्माओं को देख सकता है। तो ये जानने के बाद कि गुशियांग उन्हें देख पा रहा है, प्रोफेसर चा की हैरानी की तो कोई सीमा ही नहीं रहती। पर तभी उस पेशेंट की जिसकी सर्जरी होनी थी, उसका ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से गिरने लगता है। इसका मतलब तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से गुशियांग के ऑफर पर प्रोफेसर चा उसकी बॉडी को पोजेस्ट कर लेते हैं। वैसे गुशियांग को इतने देर से रुका हुआ देख वाइस प्रेसिडेंट तो बहुत खुश थे, क्योंकि उनका मकसद जो पूरा होने वाला था। पर तभी वहाँ चीफ बैन और बाकी डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, जो कि गुशियांग को जल्दी से सर्जरी शुरू करने के लिए चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि और देर की गई तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। पर अब जो प्रोफेसर चा ने कमांड संभाल ली है, तो वो भला ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। पर सर्जरी शुरू करने से पहले वो डॉक्टर ऑन को यहाँ से हटने को कहते हैं। और क्यों, ये तो हम जानते ही हैं। पर बाकी लोगों के साथ डॉक्टर ऑन को भी हैरानी होती है कि आखिर अचानक से क्या हो गया। पर प्रोफेसर चा तो उन्हें अपनी आंखों के सामने देखना भी नहीं चाहते थे, तो वो उनकी जगह डॉक्टर ली को उन्हें असिस्ट करने को कहते हैं। पर जिस तरह से यहाँ गुशियांग यानी प्रोफेसर चा उन पर चिल्लाते हैं, ये देख तो डॉक्टर ऑन को भी यहाँ प्रोफेसर चा वाली वाइब आती है। पर इस दौरान ऑपरेशन रूम का माहौल काफी सीरियस हो जाता है, लेकिन फिर फाइनली सर्जरी शुरू होती है और इंटर्नो जो कि थोड़ी देर पहले ही वहां आई थी, एक बार फिर से गुशियांग में प्रोफेसर चा वाला बिहेवियर नोटिस करती है। खैर फिर नेक्स्ट सीन में हम सेजिन को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर चा से बैठी बातें कर रही थी कि तभी वहां नर्स आकर उसे बताती है कि गुशियांग फिर से ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है। तो ये बात उन दोनों को ही अजीब लगती है कि जब और सीनियर डॉक्टर अवेलेबल हैं, तो आखिर गुशियांग से सर्जरी क्यों करवाई जा रही है, जबकि वो अभी फर्स्ट ईयर में ही है, और वो भी तब जबकि प्रोफेसर चा की सर्जरी में वो ऑलरेडी गड़बड़ कर चुका है। तो ये सोच सेजिन भी टेंशन में आ जाती है। खैर दूसरी तरफ गुशियांग यानी प्रोफेसर चा ये सर्जरी सक्सेसफुल कंप्लीट कर गुशियांग की बॉडी से बाहर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे कहने पर मैंने ये सर्जरी कर दी, तो अब तुम चुपचाप बस मेरे साथ बाहर आओ। पर जहां गुशियांग सर्जरी को सक्सेसफुल देख बहुत खुश था, वहीं बाकी लोगों के तो हैरानी से मुंह ही खुले रह गए थे, खास तौर से वाइस प्रेसिडेंट का, क्योंकि उनकी तो एक बार फिर से सारी प्लानिंग प्लॉटिंग धरी की धरी रह गई। पर बाकी सीनियर डॉक्टर तो ये चमत्कार दूसरी बार देखकर इतना हैरान थे, क्योंकि इससे पहले ऐसा चमत्कार तो प्रोफेसर चा ने अपने इंटर्नशिप के समय किया था। खैर इधर गुशियांग ऑपरेशन रूम से बाहर आकर फिर से ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कि वो प्रोफेसर चा को ना सुन पा रहा है और ना ही देख पा रहा है। और अब तक गुशियांग ऐसा प्रिटेंड करने में बहुत ज्यादा ही एक्सपर्ट हो गया था, तो प्रोफेसर चा की किसी भी बात का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। पर अब प्रोफेसर चा से उसका ये नाटक हैंडल नहीं हो पा रहा था, तो वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। पर गुशियांग बिना उनकी तरफ देखे कैमरे की तरफ इशारा करता है। इसका मतलब वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि यहाँ हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं और वो नहीं चाहता कि फिर से उसकी कोई अजीब हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हो। पर प्रोफेसर चा को इससे कहाँ कोई फर्क पड़ने वाला था, वो कौन सा कैमरे में आने वाले हैं। खैर फिर वो लोग कैमरे की नज़र से बचने के लिए ऑन कॉल रूम में आते हैं, जहाँ की गुशियांग उन्हें उसकी फिल्म को भूतिया फिल्म बना देने के लिए उन पर खूब नाराज होता है। पर प्रोफेसर चा तो अभी यही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि वो उन्हें सच में देख सकता है। तो गुशियांग उन्हें बताता है कि वो जब से घोस्ट बने हैं तब से वो उन्हें देख रहा है। तो प्रोफेसर चा उस पर नाराज होते हैं कि जब वो उन्हें हमेशा से देख सकता था तो उसने ये बात पहले क्यों नहीं बताई। पर गुशियांग का अपना एक रूल है कि वो जवाब तभी देता है जब उससे सवाल किया जाता है।
जैसे कि अगर आप लोगों को याद हो तो उसने वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन वाली बात इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि उन्होंने उससे पहले पूछा ही नहीं था। तो बस इसी तरह से प्रोफेसर चा ने भी कभी नहीं पूछा कि वो उन्हें देख सकता है या नहीं, तो वो उन्हें कैसे बताए। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वो इना मीना डीका को भी पहले से ही देख सकता है। तो जब वो प्रोफेसर चा के साथ पहली बार राउंड पर आया था और उन्होंने इना और डीका का ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया था तो इना उसी समय उन पर बहुत नाराज हुआ था। तो यही वजह थी कि गुशियांग ने उन लोगों से प्रोफेसर चा की तरफ से माफी मांगी थी। पर प्रोफेसर चा ने इसका सिला क्या दिया कि उनकी वजह से वो तीनों उसी के पीछे पड़ गए। तो वो उन्हें डांटते हुए कहता है कि आप थोड़ा अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, जरूरी है हर किसी के सामने अपनी खड़ूसियत दिखाना। पर प्रोफेसर चा तो ये जान के और हैरान थे कि वो उस समय भी इना मीना डीका को देख पा रहा था जबकि वो भी भूत नहीं थे। तो गुशियांग उन्हें बताता है कि आत्माओं की लिस्ट में उनका 250वां नंबर है, इसका मतलब उनसे पहले वो 249 आत्माएं देख चुका है। पर प्रोफेसर चा उससे स्ट्रिक्टली कहते हैं कि मुझे आत्मा नहीं घोस्ट बुलाओ। पर अब गुशियांग उनकी बात क्यों माने, जो उसका मन वो बुलाएगा। और सच्चाई तो यही है ना कि वो एक आत्मा है। लेकिन फिर प्रोफेसर चा उससे पूछते हैं कि वो कब से आत्माओं को देख पा रहा है और कैसे। पर गुशियांग यहाँ उन्हें फुल एटीट्यूड देते हुए कहता है कि मैं क्यों बताऊं, ये मेरा पर्सनल मैटर है। पर अपने हर सवाल का उल्टा ही जवाब पाकर प्रोफेसर चा की हायरार्की जाग चुकी थी। तो वो गुशियांग पर नाराज होते हुए कहते हैं कि तुम ज्यादा नहीं बिगड़ गए हो, ऐसे बात की जाती है अपने प्रोफेसर से। पर अभी गुशियांग को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था, वो कौन सा इस हालत में उसे कोई पनिशमेंट दे सकते हैं। पर प्रोफेसर चा को ये नहीं समझ आ रहा था कि जब इतने दिन से गुशियांग ये प्रिटेंड करता आ रहा था कि वो उन्हें नहीं देख सकता तो अब क्या जरूरत थी बताने की। पर गुशियांग उन्हें बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उस पेशेंट को बचाना चाहता था, क्योंकि वो लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। पर इस बात पे प्रोफेसर चा उसे खूब सुनाते हैं कि मैं तुम्हारा कोई नौकर हूँ कि तुम कहोगे इसे बचा लो उसे बचा लो तो सबको बचाता फिरूंगा। पर गुशियांग को तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा था, क्योंकि वैसे भी भूत बनने के बाद प्रोफेसर चा के पास कोई और काम तो है नहीं सिवाय इधर उधर घूमने के, तो इससे अच्छा यही कर ले और इसी बहाने उनका मन भी लगा रहेगा। लेकिन प्रोफेसर चा को उसका ये लॉजिक बिल्कुल पसंद नहीं आता। पर तभी उन्हें अपने बच्चे मांदू की याद आती है तो वो इस बारे में गुशियांग से पूछते हैं, जिस पर कि गुशियांग उन्हें बताता है कि वही गया था उनके घर पर उनके बच्चे को चेक करने, क्योंकि हर वक्त वो अपने बच्चे का नाम लेकर ही दुख मना रहे थे। तो उसे लगा था कि क्या पता इनका कोई बच्चा हो जो उन्होंने सबसे छुपा कर रखा है। तो बस इंसानियत के नाते वो उसे देखने चला गया था। वो तो वहां जाकर उसे पता चला कि उनका बच्चा मांदू रियल में है कौन। तो गुशियांग उनसे कहता है कि आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने आप और आपके बच्चे दोनों की जान बचाई। तो ये सुन प्रोफेसर चा को भी राहत मिलती है कि चलो उनका बच्चा सलामत तो है। पर अब वो ये जानना चाहते थे कि वो इस समय है कहाँ। पर भला गुशियांग उन्हें ये कैसे बता देता, और वो भी तब जबकि वो उसके बच्चों यानी उसकी गाड़ियों को यूं ही कहीं छोड़ आए। तो वो उनके बच्चे के बारे में उन्हें बताए, इससे पहले वो अपनी गाड़ियों के बारे में बताने को कहता है। पर पहले तुम और पहले आपके चक्कर में उन दोनों की लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों हर उस बात के लिए एक दूसरे को सुनाते हैं जो कि इस दौरान उन दोनों के लिए थोड़ी सी भी मुसीबत की वजह बनी। और ये बात यहाँ तक आ गई कि प्रोफेसर चा उससे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बॉडी की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि गुशियांग कहता है कि अगर अब से आप मेरी बॉडी में आए तो मैं आपकी आत्मा को तोड़ मरोड़ दूंगा। तो ये सब कह गुशियांग गुस्से में वहां से चला जाता है। और प्रोफेसर चा का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि भले ही वो इस समय घोस्ट है पर है तो उसके प्रोफेसर ही ना, तो वो ऐसे कैसे बात कर सकता है। खैर गुशियांग बड़बड़ाते हुए जा रहा था कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते, फिर वो चाहे घोस्ट ही क्यों न बन जाए। पर तभी उसकी नज़र उस पेशेंट की वाइफ और बच्ची पर पड़ती है, जिसे कि डॉक्टर ली बता रहे थे कि अब उनके हस्बैंड खतरे से बाहर हैं। तो ये सुन उन दोनों के चेहरे की खुशी देख गुशियांग को भी बहुत अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर चा खुद भी गुशियांग के बारे में बड़बड़ाते हुए आईसीयू की तरफ आते हैं, क्योंकि ये उनकी हमेशा की आदत है कि पेशेंट का ऑपरेशन करने के बाद वो उसके होश में आने तक उसे पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं। तो इस बार भी वो पेशेंट की मेडिकल कंडीशन देखने आईसीयू आते हैं, जहाँ की पहले से ही डॉक्टर किम और डॉक्टर ली मौजूद थे। और सभी लोग गुशियांग की ही बातें कर रहे थे, क्योंकि उन सब की नज़र में तो गुशियांग ही है वो हुनरमंद जिसने ऑपरेशन किया है। पर बस इना और डीका ही वहाँ पर थे जो ये सच्चाई जानते थे कि असली हुनरमंद कौन है।
तो प्रोफेसर चा पेशेंट की कंडीशन चेक करते हैं जो कि पूरी तरह से नॉर्मल थी, पर डॉक्टर किम डॉक्टर ली से कहते हैं कि वो ये बात तो शुरू से जानते थे कि गुशियांग जीनियस है, पर वो प्रैक्टिकल में भी इतना बेहतरीन है इस बात का उन्हें कभी पता नहीं चला। तो कहीं उसने कोई प्राइवेट ट्यूशन तो नहीं लिया था, क्योंकि उसकी परफेक्शन देखकर लगता है कि उसने जरूर किसी बेस्ट सर्जन से पर्सनल ट्रेनिंग ली है। हालांकि इस दौरान जबकि डॉक्टर किम गुशियांग पुराण पढ़े जा रहे थे, उस समय भी डॉक्टर ली अपना पूरा ध्यान पेशेंट की उन मेडिकल कंडीशन पर रखे हुए थे जिस बारे में प्रोफेसर चा जानने आए थे। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि डॉक्टर ली अपने प्रोफेशन को लेकर कितना सीरियस हैं कि हॉट टॉपिक की गॉसिप भी उनका ध्यान नहीं भटका पा रही। खैर तभी वहाँ गुशियांग आता है और प्रोफेसर चा को यहाँ पहले से ही देखकर मुंह बना लेता है, पर प्रोफेसर चा भी चिढ़ते हुए कहते हैं कि मुंह बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे मिलने नहीं बल्कि पेशेंट को चेक करने आया हूँ। लेकिन फिर डॉक्टर ली गुशियांग को पेशेंट की कंडीशन एक्सप्लेन करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाकी सर्जन की तरह वो भी इसीलिए यहाँ आया होगा। पर गुशियांग को तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, क्योंकि कभी सर्जरी से तो उसका पाला पड़ा नहीं। तो ये जानने के लिए वो प्रोफेसर चा की तरफ देखने लगता है, पर जो कुछ भी उन दोनों के बीच में हुआ है उसके बाद प्रोफेसर चा उसकी हेल्प करेंगे? कतई नहीं। और ये बात तो गुशियांग भी समझ रहा था, पर अब वो क्या करे वो ये सोच ही पाता कि इससे पहले डॉक्टर ली उसे ऑपरेशन रिकॉर्ड लिखने को कहते हैं, जो कि हर सर्जन सर्जरी करने के बाद खुद लिखता है। पर ये बला तो गुशियांग के बस की ही नहीं थी। तो डॉक्टर ली उसे ये कंफर्म करते हैं कि क्या तुम्हें ये लिखना आता है? पर गुशियांग कुछ कहता इससे पहले ही प्रोफेसर चा कहते हैं तुम भी क्या ही उम्मीद कर रहे हो, इसे और रिकॉर्ड लिखने आएगा? ये गुशियांग ताक है, वही किताबी कीड़ा। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इसने कभी रिकॉर्ड देखा भी नहीं होगा। वैसे सच कहूँ तो इन दोनों की फाइट बहुत मजेदार है और मैं कोशिश करूंगी कि इंस्टाग्राम पर आपको ये देखने को मिले। खैर गुशियांग अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था तो वो वहाँ से जाने लगता है, पर डॉक्टर ली उसे रोकते हुए कहते हैं कि चीफ पैन ने कहा है कि पेशेंट के होश में आने तक सर्जन खुद यही मौजूद रहे। और क्यों, ये तुम जानते हो? तो ये सुन प्रोफेसर चा को भी अजीब लगता है, पर ये सीन यही कट हो जाता है। खैर फिर नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर ऑन को देखते हैं, जो कि एक बार फिर से गुशियांग में प्रोफेसर चा का रूप देखकर बिल्कुल घबरा गए थे। तो वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ चीफ पैन आकर गुशियांग को सर्जरी करने देने के लिए उन पर नाराज होते हैं। पर अब जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते, तो वो उन्हें इस मामले को अच्छे से हैंडल करने को कहते हैं, क्योंकि अगर ये खबर बाहर आई कि सीनियर डॉक्टर्स के रहते हुए एक फर्स्ट ईयर के रेजिडेंट ने ये ऑपरेशन किया तो डॉक्टर ऑन तो इसमें फंसेंगे ही, साथ ही साथ और सीनियर भी लपेटे जाएंगे। पर अभी भी चीफ पैन को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि गुशियांग रातों रात इतना टैलेंटेड कैसे हो गया, क्योंकि जब वो इंटर्न था तब तो उन्हें उसका ऐसा टैलेंट कभी देखने को नहीं मिला। वैसे डॉक्टर ऑन को भी ये बात अजीब लगती है, पर अभी वो जिस मुसीबत में है वो तो अलग ही लेवल की है। पर सिर्फ वही नहीं थे जो इतना परेशान थे, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट का भी दूसरी तरफ कुछ ऐसा ही हाल था, क्योंकि गुशियांग का इतना ब्रिलियंट होना ना तो उनके लिए अच्छा था और ना ही उन्हें डाइजेस्ट हो रहा था। तो वो अथॉरिटी को कॉल करके आज की सर्जरी की रिकॉर्डिंग भेजने को कहते हैं। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय दिस चैनल, जिससे कि हम 1000 का माइलस्टोन जल्दी ही क्रॉस कर सकें। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप लोग की नज़र में कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वो मुझे अच्छी लगी तो मैं उसे फर्स्ट चैनल पर ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight.